हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड सेट का यूनिट नंबर 3 रिवाइज किया था, जिसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था। सेक्शन नंबर 30 तक हमने कवर किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन 31 टू लेके सेक्शन 44। सेक्शन 31 जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में परफॉर्मेंस। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के बारे में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है देर आर टू पार्टीज। फर्स्ट पार्टी हमारे यहाँ है कौन बेटा, सेलर। एंड सेकंड पार्टी जो हमारे यहाँ है वो कौन है बेटा, बायर। अब सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या परफॉर्म करना है, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना है टू डिलीवर गुड्स। सेलर का काम है गुड्स को डिलीवर करना, एंड बायर का काम है एक्सेप्ट करना एंड पे करना। सेलर की ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, परफॉर्मेंस है कि वो गुड्स को डिलीवर कर दे, और बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो एक्सेप्ट करे और उनका पेमेंट कर दे। लेकिन सर सेलर कितना डिलीवर करेगा, कब डिलीवर करेगा, बायर कितना पे करेगा, दे इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली सेलर की ड्यूटी होती है गुड्स को डिलीवर करना, और बायर की ड्यूटी होती है उनको एक्सेप्ट करना एंड उसको पे करना। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इम्प्लाइज डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द सेलर। सेलर गुड्स की डिलीवरी करेगा, एंड acceptance of the delivery of the goods and payment for the price by the buyer in accordance to the terms of the contract। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा इसके अंदर, डिलीवरी। हमने कहा है कि सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स को डिलीवर करना, लेकिन सर गुड्स की डिलीवरी का मतलब क्या है, उसके लिए यहाँ पर तीन कंसेप्ट दे रखे हैं बेटा। कि डिलीवरी का मतलब होता है कि डिलीवरी 3 टाइप की होती है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी है। लेकिन डिलीवरी का मतलब क्या है, डिलीवरी का मतलब ये है कि मेरे पास में ये मोबाइल है जिसका पोजीशन अभी मेरे पास में है, और मैं अपनी इच्छा से वॉलेंट्री इसका पोजीशन मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ। जब मैंने इसका पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनरशिप, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, इसके पोजीशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वॉलेंट्री इस मोबाइल का पोजीशन अगर आपको दे देता हूँ, तो ये क्या माना जाएगा, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, और उसी को वन वर्ड में क्या कहते हैं बेटा, डिलीवरी। तो क्या दे रखा है, डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और डिलीवरी फिजिकल पोजीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सर ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब मैं आपको ये 3 पॉइंट बताऊंगा कि डिलीवरी के 3 टाइप्स होते हैं, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। द बायर शुड बी प्लेस्ड इन ए पोजीशन। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि बायर को एक ऐसी पोजीशन पे लेके आना कि ताकि वो उन गुड्स पे अपना जो भी राइट है वो एक्सरसाइज कर सके, अपने राइट को यूज कर सके। इफ द पोजीशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मीन्स, देखो अगर कोई बंदा मुझे मार के, पीट के और मेरा मोबाइल ले जाए, तो क्या वो, मैंने जो मोबाइल उसको दिया है, क्या वॉलेंट्री ट्रांसफ़र हुआ है, नहीं ना, वो अनफेयर मीन है। तो अनफेयर मीन से अगर कोई बंदा ले जाए तो उसको डिलीवरी माना नहीं जाएगा। डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टी एग्री। कुछ भी ऐसा करना जिसमें पार्टी एग्री हो जाए। सर ये एग्री क्या होता है, अभी बात करेंगे। सेल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी, कुछ भी ऐसा करना जो आपने मुझे कहा था, आपने मुझे जो कहा था मैंने वो कर दिया, इसका मतलब, उसका मतलब हो गया कि पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बायर, कि मैंने बायर के पोजीशन में गुड्स दे दिया। अच्छा, बायर ने कहा था कि सर ये जो गुड्स है, एक लोकेशन मुझे बता दी कि सर वहाँ हाउस नंबर 105 है, सर ये गुड्स वहाँ पर पहुँचवा दीजिए। तो मैंने अकॉर्डिंग टू बायर वो जो गुड्स था वो हाउस नंबर 105 पे पहुँचा दिए। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ बायर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर, मैंने जो, उसने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। तो ये क्या कहते हैं, डूइंग एनीथिंग विच द पार्टी एग्री, कुछ भी ऐसा करना जो पार्टी एग्री करते हैं। सेल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी और पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर, या तो बायर ले गया, अच्छा बायर ने कहा था कि सर वो मेरा हाउस है, वहाँ पर मेरे मामा जी रहते हैं, चाचा रहते हैं, तो मैंने उनको गुड्स पहुँचा दिया। तो क्या कहते हैं, या बायर को दे दिया या किसी ऐसे पर्सन को दे दिया
वो इज ऑथोराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, जो बायर के बिहाफ पर उस गुड्स को होल्ड करने के लिए क्या है बेटा, ऑथोराइज है। और डिलीवरी के बेटा यहाँ पर आपको तीन कंसेप्ट दे रखे हैं, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और तुम्हारा आता है थर्ड नंबर कौन सा बेटा, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल। एक बात समझना, आपने मुझसे मांगे हैं बेटा क्या, गुड्स। क्या मांगे हैं आपने मुझसे, गुड्स। यहाँ तीन टाइप की डिलीवरी होती है। फर्स्ट है आपका एक्चुअल, सेकंड नंबर है सिंबॉलिक और थर्ड नंबर आता है कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है कि बायर ने सेलर से गुड्स मांगे और सेलर ने वो सारे गुड्स एक्चुअली, उनका जो एक्चुअल पोजीशन है वो किसको दे दिया, बायर को दे दिया। आपने मुझसे गुड्स मांगी, मैंने आपको गुड्स दे दिया। आपने मुझसे आई पेन की पेंसिल मांगी, मैंने आपको दे दी। आपने मोबाइल मांगा, मैंने आपको मोबाइल दे दिया। ये कहलाता है तुम्हारा एक्चुअल डिलीवरी। सेकंड नंबर आता है हमारा कौन सा बेटा, सिंबॉलिक। क्या आता है, सिंबॉलिक। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबॉलिक, उसका मैं आपको क्या दे रहा हूँ बेटा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप समझना मेरी बात बेटा, सिंबॉलिक क्या होता है। सिंबॉलिक मीन्स एक सिंबल के तौर पे मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिए, एक सिंबल के तौर पे। क्या होता है सिंबॉलिक, कि मैं हूं सेलर और आप कौन है बेटा, बायर। तो मैंने भी तो कहीं ना कहीं से गुड्स परचेज किया होगा। अगर मैं सेलर हूं, आप बायर हो, तो मैंने भी तो कहीं ना कहीं से गुड्स क्या किया होगा, परचेज किया होगा। ये गुड्स मैंने परचेज किया है मिस्टर ए से और आई एम नाउ डिलीवरिंग द गुड्स टू यू। मिस्टर ए ने ये सारा माल मुझे भेज दिया है और ऑन द वे है। और ये सारा गुड्स कहाँ से आ रहा है बेटा, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। और आपको पता है जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स आएंगे तो मेरे पास में क्या आएगा बेटा, बिल ऑफ लेडिंग। आपको याद है, मिस्टर ए जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब मुझे गुड्स भेज रहे हैं, तो उसने ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब गुड्स रवाना किया तो मुझे क्या दिया होगा, बिल ऑफ लेडिंग। अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट में है, लेकिन मेरे पास पड़ा है गुड्स का क्या बेटा, बिल ऑफ लेडिंग पड़ा है, बिल ऑफ लेडिंग। अब आप हो कौन, बायर। आपने मुझसे क्या मांगा, गुड्स। तो मैंने आपको कहा देखो सर, गुड्स अभी ऑन द वे है, आ रहे हैं और आपको अर्जेंट है, तो ये बिल ऑफ लेडिंग में आपको एंडोर्स कर देता हूँ। इस गुड्स की डिलीवरी आप ट्रांसपोर्ट से डायरेक्ट जाके क्या कर लीजिए, छुड़वा लीजिए। तो एक ऑप्शन तो क्या है कि जब मिस्टर ए से जो गुड्स आ रहा है वो भी ऑन द वे है ट्रांसपोर्ट में, ये ट्रांसपोर्ट में पहले मेरे पास में आएगा, मैं बाद में ये गुड्स आपके पास भेजूंगा, वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, एक्चुअल डिलीवरी। अब ये गुड्स अभी रास्ते में है, ट्रांसपोर्ट में है, अभी मेरे पास उन गुड्स का क्या पड़ा है, बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग मैंने बेटा आपको क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। जैसे ही मैंने बिल ऑफ लेडिंग आपको एंडोर्स कर दिया, मैंने कहा ये लीजिए सर, ये बिल ऑफ लेडिंग है, अब आपको जो करना है करें। आपको ये गुड्स ट्रांसपोर्ट से लेके आना है, लेके आइए, किसी और को आगे बेचना है बेचिए, आपको जो करना है करिए। ये मेरी तरफ से क्या मान लिया जाएगा, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। लेकिन सर गुड्स तो अभी ऑन द वे है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स भले ऑन द वे है, लेकिन उन गुड्स को वहां से उठाने का राइट किसके पास चला गया, बायर के पास, आपके पास। तो ये मेरी तरफ से क्या मान लिया जाएगा, डिलीवरी। कौन सा वाला, सिंबॉलिक डिलीवरी। और थर्ड आता है बेटा कौन सा तुम्हारा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो यहाँ दे रखा है क्या, कि डिलीवरी तीन प्रकार की होती है। आपने गुड्स मांगा, मैंने आपको गुड्स दे दिया। आपने गुड्स मांगा, मैंने आपको गुड्स का बिल ऑफ लेडिंग दे दिया, दैट इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक का मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि गुड्स पड़े हैं वेयर हाउस में। कहाँ पड़े हैं, वेयर हाउस में। उसका मेरे पास पड़ा एक सर्टिफिकेट कि मनीष खत्री का इतना गुड्स वेयर हाउस में डिपॉजिटेड है। मेरे गुड्स कहाँ पड़े हैं, वेयर हाउस में, जिसका मेरे पास में क्या है बेटा, सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा है कि मनीष खत्री का इतना गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है। अब आपने मुझसे मांगे गुड्स, पहला ऑप्शन, मैं गुड्स लाऊंगा वेयर हाउस से और आपको डिलीवर करूंगा। और सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, कि मैं सीधा वो वेयर हाउस का जो सर्टिफिकेट है मैं आपको एंडोर्स कर दूंगा और मैं आपको क्या बोल दूंगा, ये रहा सर्टिफिकेट। अब आपको गुड्स अगर वेयर हाउस से लेके आना है, आप डायरेक्ट लेके आ जाइए, मैं आपको इसका पूरा का पूरा राइट क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये कहलाता है तुम्हारा कौन सा, सिंबॉलिक डिलीवरी। और जबकि हमारा बेटा थर्ड नंबर पे आता है कौन सा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बेसिकली डीम्ड, कि जिसको डिलीवरी मान लिया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव का बेसिकली मतलब क्या होता है, डीम्ड, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी मान लिया जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का।
कि मेरे जो गुड्स हैं बेटा वो पड़े हैं वेयर हाउस में। कहाँ पड़े हैं बेटा? वेयर हाउस में। मैं हूँ सेलर और हमारे सारे गुड्स पड़े हैं बेटा कहाँ? वेयर हाउस में। आप हो कौन बेटा? बायर। आपने मुझसे क्या मांगे हैं? गुड्स। एग्जैक्टली उतना ही मांगा है जितना वेयर हाउस में पड़ा है। एग्जैक्टली वही क्वालिटी का मांगा है जिस क्वालिटी का माल वेयर हाउस में पड़ा है। एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी एंड सेम क्वालिटी का माल जो वेयर हाउस में पड़ा है, आपने मेरे से गुड्स मांग लिए। तो सेलर ने क्या किया, वेयर हाउस का जो कीपर होता है उस वेयर हाउस कीपर को मैंने क्या लगाया बेटा? फोन। और मैंने उनको ये बोल दिया कि सर ये जो गुड्स आपके पास पड़ा है, मेरा गुड्स, ये गुड्स आप मिस्टर जो भी आपका नाम है, मिस्टर जो बायर है, उनको आप दे देना। आपने मुझसे मांगे गुड्स। गुड्स कहाँ पड़े हैं बेटा? वेयर हाउस में। और वेयर हाउस वाले को फ़ोन करके मैंने क्या बोल दिया कि ये गुड्स जो मेरा गुड्स जो आपके वेयर हाउस में पड़ा है, ये मिस्टर बायर को दे देना। और मिस्टर बायर से उनकी बात भी करवा दी। किसकी बात करवा दी? बायर और वेयर हाउस कीपर का डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा दिया। बायर ने वेयर हाउस कीपर को एक बात बोल दी कि ये गुड्स आप अपने पास ही रखो, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपसे आके ले जाऊंगा, लेकिन आज के बाद उस गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करने के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, बायर कहता है मैं आपको पे कर दूंगा। मतलब सेलर आज के बाद फ्री है। आज के बाद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? गुड्स का जो स्टोरेज चार्जेस है वेयर हाउस का पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? बायर के पास आ गई। तो बायर ये चार्जेस डायरेक्ट किसको पे कर देगा बेटा? तुम्हारे वेयर हाउस कीपर को। तो मतलब कि ये सेलर फ्री है, अब बायर जाने और बायर जो वेयर हाउस कीपर है वो जाने, मतलब सेलर फ्री हो गया। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसे डिलीवरी मान लिया जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक में अंतर क्या हो गया? गुड्स पड़े हैं थर्ड पार्टी के पास और मैंने आपको कुछ सिंबल दे दिया, ये सिंबॉलिक डिलीवरी है। मैंने डायरेक्ट आपकी उससे बात करवा दी और मैंने कह दिया अब तुम जानो वो जाने, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मान लिया जाएगा। क्या कहता है बेटा सेक्शन 31? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। और बायर की ड्यूटी होती है उनको एक्सेप्ट करना और पे करना अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकेंड नंबर आता है कि पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। हाँ जी बच्चों, बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? कि जो पेमेंट और जो डिलीवरी है ये तुम्हारी होती है बेटा क्या? कॉन्करेंट कंडीशंस। कॉन्करेंट कंडीशन क्या होती है उसके बारे में आपको पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, ए ने बी के लिए गुड्स जो है वो पैक कर दिया, जिसको आप समझते हो ना डिलीवरेबल, स्टेट पे लाके छोड़ दिया। और हमने क्या कर दिया बेटा? बायर को इन्फॉर्म कर दिया गुड्स पैक हो चुका है, डिलीवरेबल स्टेट पर है और बायर को इन्फॉर्म किया जा चुका है। तो आपको पता होगा बेटा, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, अगर ये शर्तें पूरी हो जाती है तो ऑनरशिप जो होगी वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। किससे किसको? ए से बी को ऑनरशिप क्या हो जाएगी बेटा? ट्रांसफर हो जाएगी। ये लास्ट क्लास में हमने बात की थी। लेकिन सर मुद्दा ये है कि पेमेंट तो आया नहीं। पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता आया या नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि कैश सेल्स भी होती है और क्रेडिट सेल्स भी होती है। दोनों ही केस में चाहे कैश सेल्स है चाहे क्रेडिट सेल्स है, ऑनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन सर आपने तो अभी तक बायर को इन्फॉर्म ही तो किया है, डिलीवरी तो गुड्स की हुई नहीं। तो डिलीवरी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उसका ऑनरशिप से कोई कनेक्शन नहीं है। डिलीवरी का और पेमेंट का, इन दोनों का ऑनरशिप से कोई कनेक्शन नहीं है। पेमेंट आ गया उससे क्या फर्क पड़ता है? एक कस्टमर मुझे बोलता है कि सर ये लीजिए पेमेंट, और मैं गुड्स लेके जा रहा हूँ, कल बताऊंगा पसंद करके कि पसंद आया या नहीं आया। तो ऑनरशिप क्या आज ट्रांसफर हो जाएगी? जब वो मुझे अप्रूवल भेजेगा ऑनरशिप दैट मूवमेंट पे ट्रांसफर होगी। तो ऑनरशिप के पर्पज से बात करूं तो डिलीवरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, पूरा पेमेंट कर दिया और बोला कि भाई साहब कल माल लेके जाऊंगा, कल तक माल पैक करवा देना। अभी तक माल पैक भी नहीं हुआ, बना ही नहीं इवन, लेकिन पैसा तो आ गया ना, क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? तो ऑनरशिप का एक ही मुद्दा है, वो क्या है? गुड्स का पैक हो जाना, जिसको हम बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट पे होना,
और बायर को इन्फॉर्म कर देना, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। और एक छोटी सी शर्त थी कि ये सारी चीज़ें कहता था लॉ कि अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर ये अनकंडीशनल है तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसका मतलब पेमेंट का और आपका डिलीवरी का ऑनरशिप से कोई रिश्ता नहीं है। सर कोई रिश्ता नहीं है, एक रिश्ता है छोटा सा। उस रिश्ते को हम बोलते हैं बेटा क्या, कॉनकरेंट कंडीशंस। क्या कहते हैं बेटा, कॉनकरेंट कंडीशंस। क्या कहता है कॉनकरेंट में, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। कॉन्ट्रैक्ट में आपने कोई और बात लिख दी हो तो बात अलग है। मतलब कि ये तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में अगर आपने कुछ कॉन्ट्राडिक्ट लिख दिया तो बात अलग है। ये लॉ कहता है, लॉ कहता है कि नॉर्मली ऐसा होगा। लॉ क्या कहता है, जो हमने 4 लाइन ये दे रखी है, लॉ कहता है कि नॉर्मली ऐसा होगा। आप चाहो तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल टर्म्स डाल के इस रूल को चेंज भी कर सकते हो कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉनकरेंट कंडीशन। कि डिलीवरी और जो पेमेंट है वो कॉनकरेंट कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं कॉनकरेंट, दैट इज टू से द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर। डिलीवरी हुई हो या नहीं हुई हो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सेलर का इंटेंशन होना चाहिए कि वो गुड्स की डिलीवरी बायर को दे देगा। ये इंटेंशन जरूरी है। और क्या कहता है, और बायर सेल बी रेडी। और बायर का इंटेंशन होना चाहिए कि बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो उनको पे कर देगा। मतलब कि डिलीवरी हुई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुद्दा क्या है कि सेलर का इंटेंशन होना चाहिए कि वो गुड्स की डिलीवरी देने के लिए रेडी है। और बायर का इंटेंशन होना चाहिए कि वो उनकी डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए और पे करने के लिए रेडी है। मतलब कि नॉर्मल सी बात ये होगी, डिलीवरेबल स्टेट पर है और बायर को आपने इन्फॉर्म कर दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है बेटा कि इंटेंशन क्या है। सेलर का इंटेंशन अगर कुछ डिलीवर करना नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये फ्रॉड है। बायर का इंटेंशन अगर पेमेंट करना ही नहीं है, केवल केवल और केवल ऑर्डर प्लेस करना है, तो फिर वो फ्रॉड माना जाएगा। समझ गए ना बात आप। तो फ्रॉड की बात नहीं कर रहे हम, नॉर्मल कह रहे हैं कि दोनों का इंटेंशन है। सेलर का इंटेंशन है गुड्स की डिलीवरी करना और बायर का इंटेंशन क्या है, उसको एक्सेप्ट करना एंड पे करना अकॉर्डिंगली। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी का मतलब क्या दे रखा है बेटा, अभी हमने पढ़ा था। डिलीवरी का मतलब होता है कुछ भी ऐसा करना जिसमें आप क्या चाहते हो कि पार्टी एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी और विच हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ बायर। कुछ भी ऐसा आपने बोला कि सर हम लेके जाएंगे, आप ले जाओ। आपका एजेंट ले गया, आपका कोई केयर टेकर जिसको बोलते बेली ले गया। आपने बोला हाउस नंबर 102 पे रखवा दो, हमने वहाँ रखवा दिया। कुछ भी ऐसा कर दिया हमने जिसमें हमारा इंटेंशन क्या है, डूइंग एनीथिंग विच द पार्टी एग्री, जो भी हम एग्री हुए थे। या कुछ भी ऐसा किया, इफेक्ट जिसका ये है कि पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बायर और एनी अदर पर्सन, चाहे वो बायर ले जाए, चाहे उसका कोई एजेंट ले जाए, चाहे उसका कोई बेली ले जाए। सेकंड नंबर, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट डिलीवरी, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझना बच्चों। बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, पार्ट डिलीवरी। एक बायर आया सेलर के पास और उसने 100 kg गुड्स की डिमांड की। 100 kg क्या मांग लिया बेटा उसने, गुड्स मांग लिए। सेलर ने क्या किया, वो 100 kg गुड्स को पैक कर दिया, डिलीवरेबल स्टेट पे ला दिया। मतलब वेट मेजरमेंट बिलिंग सब कुछ हो चुका है, पैक हो चुके हैं, वेट मेजरमेंट हो चुका है, मतलब डिलीवरेबल स्टेट पे भी है। और बायर को क्या कर दिया बेटा, इन्होंने बायर को कर दिया इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है कि बायर को हमने कह दिया सर आपका गुड्स रेडी है, आइए और ले जाइए। फिर क्या हुआ सर, बायर ने क्या किया, बायर ने क्या किया, 50 kg तो वो ले गया, 50 kg बायर ले गया, 50 kg गुड्स स्टिल किसके पास पड़े हैं, सेलर के पास पड़े हैं। तो सर ऑनरशिप जो है वो उस 50 kg की ट्रांसफर होगी
ये ऑनरशिप पूरे 100 kg की बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। तो लॉ क्या कहते हैं, गुड्स पैक हैं, डिलीवरी स्टेट पर हैं, बायर इन्फॉर्म्ड है, इमीडिएटली ऑनरशिप तो पूरे 100 kg की ट्रांसफर हो गई। लेकिन यहाँ गलती किसकी है, बायर की है कि वो 50 kg लेके गए। 50 kg अभी भी किसके पास में, सेलर के पास में। तो सेलर की पोजीशन कहलाती है एज पर लॉ बेली। सेलर क्या कहलाएगा बेटा, बेली कहलाएगा। बेली का मतलब क्या है कि सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन गुड्स का प्रॉपर केयर करना। सेलर की ड्यूटी बनती है कि प्रॉपरली उन गुड्स का केयर करेगा जब तक कि बायर उन गुड्स की डिलीवरी लेके ना चला जाए। यहाँ तो बात क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि बायर लेके नहीं गया, सेलर ने 100% गुड्स को अपनी तरफ से प्रॉपर केयर किया, उसके बाद भी नेचुरल डिजास्टर के कारण ये 50 kg गुड्स जो अभी भी कहाँ पड़े थे, सेलर के पास पड़े थे, ये गुड्स हो गए डिस्ट्रॉय। किसकी गलती से, सेलर की कोई मिस्टेक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि डिलीवरी बायर लेके गया नहीं था सर, बायर तो 50 kg ले गया था। इन दैट सिचुएशन लॉ कहता है कि जहां पर बायर 50 kg गुड्स की डिलीवरी लेके गया है और जबकि 100 kg गुड्स डिलीवरी के लिए अवेलेबल थे, इन दैट केस इस पार्ट डिलीवरी को ही फुल डिलीवरी मान लिया जाएगा। तो क्या कहता है, डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द गुड्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। होल गुड्स रेडी थे और उसमें से आप पार्ट डिलीवरी लेके जा रहे हो, हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी। ऑनरशिप के पर्पज से कह रहे हैं कि मान ये लिया जाएगा कि डिलीवरी ऑफ द होल हो चुका है। आधा लेके जा रहे हो तो भी मान लिया जाएगा डिलीवरी ऑफ द होल हो चुका है। बट डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द गुड्स विद इंटेंशन ऑफ सेवरिंग इट फ्रॉम द होल। अब मेरी बात समझना, अगर सेलर ने कहा था कि सर 50 kg आप ले जाइए, ये तो हमने अलग से पैक कर दिए हैं, बाकी 50 kg की अभी तक पैकिंग चल रही है। 50 kg हमने आपको कह दिया ले जाइए, बाकी 50 kg की पैकिंग चल रही है, तो कानून क्या क्या कहता है, इन दैट केस लॉ कहता है कि अभी तक डिलीवरी केवल पार्ट गुड्स की मानी जाएगी। जो 50 kg अभी भी किसके पास पड़े हैं, सेलर के पास पड़े हैं, उसकी डिलीवरी मानी नहीं जाएगी। तो अगर 100% गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे थे और बायर पार्ट गुड्स लेके जाता है तो फॉर द पर्पज ऑफ ऑनरशिप मान लिया जाएगा कि 100% की डिलीवरी हो चुकी है। लेकिन अगर 50 kg ही सेपरेट किए गए थे, सिवरिंग का मतलब उसको अलग करना, अगर 50 kg ही अलग किए गए थे और बायर 50 kg लेके जा चुका है, इन दैट केस उसको 100 kg की डिलीवरी माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वो विल अप्लाई फॉर डिलीवरी। वो विल अप्लाई अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। Apart from express contract, seller of goods is not bound to deliver them until the buyer apply for delivery। जब तक बायर डिलीवरी के लिए ना कहे, जब तक बायर डिलीवरी के लिए ना कहे, सेलर उस गुड्स की डिलीवरी करने के लिए लायबल माना नहीं जाएगा। मतलब कि कहाँ डिलीवर करना है, किस टाइम पे डिलीवर करना है, किस डेट पे डिलीवर करना है, ये तो बायर बताएगा ना। जब तक बायर नहीं बताएगा कि कहाँ भेजना है, कितना भेजना है, कब भेजना है, तब तक सेलर गुड्स की डिलीवरी करने के लिए लायबल माना नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिख दिया गया हो तो बात अलग है। लेकिन सर ऊपर जो एक टॉपिक आया था जिसमें लिखा गया था कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब कि जनरल रूल तो ये है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब लॉ आपको परमिट कर रहा है कि आप इस नॉर्मल रूल से हटके भी आपस में कुछ टर्म्स एग्रीमेंट पे साइन कर सकते हो। यहां पर भी लॉ कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख दिया तो बात अलग है, अदरवाइज सेलर तब तक गुड्स डिलीवर करने के लिए लायबल नहीं है जब तक बायर उसको अप्लाई ना करे। लेकिन सर ये होता क्या है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट में और भी लिख सकते हो अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड। तो यहाँ इन लाइंस का कुछ मतलब है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, इन लाइन का कुछ मतलब है जिसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल से ही क्लैरिटी आएगी। एक बात बताइए, सेलर ने गुड्स अगर कॉमन कैरियर को दे दिए और कैरियर कहाँ लेके जा रहा है, गुड्स बायर के पास, और सेलर ने बायर को बिल ऑफ लेडिंग क्या कर दिया, बेच दिया, और कोई रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है,
इसका मतलब ऑनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगी, बायर को। किस मूवमेंट पे, जैसे ही आपने गुड्स किसको दिए, कैरियर को दिए, दैट मूवमेंट पे ऑनरशिप गुड्स की जो है बायर को ट्रांसफर हो जाएगी, ये लॉ कहता है। अब हम बात करते हैं कि हुआ ये था कि जो सेलर है ये कुछ आर डी एक्स बनाता है। आर डी एक्स वो कहते हैं ना, धमाके करने के लिए। सर सेलर आर डी एक्स बनाता है, हाँ। बायर आर डी एक्स लेके जा रहा है, सो बायर क्या करेगा आर डी एक्स का, बायर की कोल माइंस है। कोल माइंस में आपको पता होता है कि आर डी एक्स के थ्रू वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक कुछ ब्लास्ट करते हैं, देन जमीन में से हम क्या करते हैं, वो जो मिनरल्स है उनको क्या करते हैं, कोल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए ब्लास्ट करने के लिए पहले आपको आर डी एक्स चाहिएगा। सेलर का काम क्या है, आर डी एक्स सप्लाई करना। बायर के पास में क्या है बेटा, कोल माइंस। सेलर ने जितना भी आरडीएस था एक कैरियर के थ्रू क्या कर दिया, लगा के बायर को रवाना कर दिया। जनरली क्या होता है, ऑनरशिप जैसे ही आप कैरियर को दोगे उसी मोमेंट में ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर मान ली जाएगी। लेकिन जो सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन लिख दी थी बायर ने कि जब तक गुड्स हमारे पास नहीं पहुंचेगा, जब तक गुड्स हमारे पास नहीं पहुंचेगा तब तक हम उस गुड्स की ना ऑनरशिप लेंगे ना हम उसका रिस्क लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिख दिया गया था कि जब तक गुड्स हमारे पास नहीं पहुंचेगा न तब तक ना तो हम गुड्स की ऑनरशिप लेंगे, तब तक ना हम गुड्स पे रिस्क लेंगे। इसको हम कहते हैं कि आप नॉर्मल सेंस में जो लॉ बोल रहा है ना, उस सेंस को चेंज कर सकते हो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बना के। तो जो लॉ कह रहा है वो जनरल टर्म्स में कह रहा है, स्पेशल टर्म्स में अगर आप चाहो तो इन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को आप मॉडिफाई करके एग्रीमेंट में लॉ से डेविएट भी हो सकते हो। लेकिन वहां डेविएट हो सकते हो जहां पर लॉ खुद आपको क्या करता है, अलाउ करता है डेविएट होने के लिए। तो क्या कहता है बेटा कि जब तक कुछ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया हो तब तक सेलर गुड्स को डिलीवर करने के लिए बाउंड नहीं है, अनलेस जब तक बायर गुड्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी कहाँ होगी, बायर के घर पे होगी या सेलर के प्रीमाइस पे होगी। मतलब सेलर की फैक्ट्री में जहाँ माल पड़ा है वो डिलीवरी वहीं मानी जाएगी, उसको डिलीवरी वहीं करनी है, या वो बायर के प्रीमाइस तक पहुंचाएगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या माना जाएगा, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी का सीधा फंडा है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल लिखा हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल लिख दिया तो बात ही खत्म होगी, फिर वहाँ लॉ नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपने साफ साफ लिख दिया कि सेलर जो गुड्स है वो बायर के वेयर हाउस तक ट्रांसफर करेगा, सेलर जो है वो गुड्स है वो बायर की फैक्ट्री तक ट्रांसफर करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने स्पेशल लिख दिया तो बात ही खत्म हो जाती है, देन वहाँ पर आपको लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉ कहाँ लगेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं हो कि गुड्स की डिलीवरी बायर के प्रीमाइस तक होगी या बायर खुद आएगा और सेलर के यहाँ से क्या करेगा, गुड्स लेके जाएगा। अगर लिखा हुआ है तो बात खत्म होगी, अदरवाइज ये लॉ पढ़ लेना। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या माना जाएगा, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी का रूल क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर तो पढ़ लेना, अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट। कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं है तो ये नॉर्मल रूल है। नॉर्मल रूल ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम गुड्स कहाँ पड़े थे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जहाँ पर गुड्स पड़े थे उनकी डिलीवरी वहीं से होगी। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम गुड्स पड़े थे अगर सेलर के शोरूम में तो डिलीवरी वहीं होगी, बायर आएगा और लेके जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम अगर गुड्स पड़े थे कहाँ, सेलर के प्लांट पे जहाँ पर उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो बायर वहीं जाएगा और वहाँ से उसकी डिलीवरी लेके जाएगा। सेलर नहीं पहुँचाएगा, बायर लेके जाएगा। तो गुड्स की डिलीवरी कहाँ होगी, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर वो गुड्स क्या थे, पड़े थे। और सेकंड नंबर क्या कहता है, गुड्स एग्री टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल पे जहाँ पड़े थे वहीं से उसकी डिलीवरी होगी। और थर्ड कहता है कि गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, अगर गुड्स बने हुए नहीं थे तो उनकी डिलीवरी वहां से होगी जहां पर उन गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सर डिलीवरी का टाइम क्या रहेगा, कब तक डिलीवर करना है, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड। मतलब कि सेलर गुड्स को डिलीवर तो करेगा लेकिन डिलीवरी का टाइम फिक्स नहीं है। तो ये क्या कहता है, सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम।
जो भी रीजनेबल टाइम है तब तक आपको गुड्स डिलीवर करना है, और रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है। कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऐसा होता है कि 24/7 भी रीजनेबल होता है, और कई जो रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, वहाँ पर हो सकता है कि आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट रीजनेबल टाइम हो। बट नथिंग इज डिफाइंड इन द लॉ कि रीजनेबल का मतलब क्या होगा। अगर गुड्स अगर थर्ड पार्टी के पास पड़े हैं तो क्या उसकी डिलीवरी हो सकती है? थर्ड पार्टी, मेरे गुड्स पड़े हैं कैरियर के पास, आपने मुझसे गुड्स मांग लिए, गुड्स पड़े हैं कैरियर के पास, अभी आ रहे हैं, और सेम जो क्वांटिटी आपने मांगी है, सेम जो क्वालिटी आपने मांगी है, वो ट्रांसपोर्ट में माल आ रहा है। पहला ऑप्शन, मैं गुड्स आने दूं, मेरे पास गुड्स आएगा, देन मैं आपको डिलीवर करूंगा, वो कहलाती है एक्चुअल डिलीवरी। या मैं आपको क्या करूंगा, बिल ऑफ लेडिंग एंडोर्स कर दूंगा, ये रहा बिल ऑफ लेडिंग, आप अपने आप माल को क्या कर लीजिए, छुड़वा लीजिए, तो ये भी डिलीवरी है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो सिंबॉलिक के थ्रू, कंस्ट्रक्टिव के थ्रू भी उन गुड्स को डिलीवर किया जा सकता है जो गुड्स अभी कहाँ पड़े हैं, जो थर्ड पार्टी के पास पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? थर्ड पार्टी के पास। वेयर हाउस में पड़े हैं, मैंने आपकी बात करवा दी, सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव हो गया। वेयर हाउस में पड़े हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा है, उसका सिंबल मैंने आपको दे दिया, तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, मुझे बताइए, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सेलर तब तक माल डिलीवर करने के लिए लायबल नहीं है जब तक बायर उसकी डिमांड ना करे। अब बायर डिमांड करेगा तभी तो सेलर गुड्स क्या करेगा, भेजेगा। तो डिमांड, जिसको हम बोलते हैं टेंडर ऑफ डिलीवरी, मे बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल, मतलब कि बायर ने जो गुड्स की डिमांड की है उसको इनइफेक्चुअल मान लिया जाएगा, मतलब कि उस डिमांड को डिमांड माना ही नहीं जाएगा। डिमांड माना नहीं जाएगा तो मतलब सेलर गुड्स को पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल भी नहीं है। कह ये रहा हूं, अगर आप बायर हो, मैं सेलर हूं, तो आप पहले मुझसे गुड्स की डिमांड करोगे, देन मैं वो गुड्स आपको क्या करूंगा, डिलीवर करूंगा, ये सुनो। लेकिन उसका एक छोटा सा रूल है, आप डिमांड करोगे तो मुझे फ़ोन करोगे, कहाँ करोगे, फैक्ट्री पे फ़ोन करोगे या मेरे घर पे फ़ोन करोगे? और आप फ़ोन करोगे तो क्या रात के 12 बजे फ़ोन करोगे, या मुझे बिजनेस आवर के अंदर फ़ोन करोगे? तो टेंडर का मतलब अप्लाई करना, तो ये कहता है कि टेंडर को इनइफेक्चुअल मान लिया जाएगा अनलेस अगर आपने रीजनेबल आवर्स पे मुझे फ़ोन नहीं किया। और प्लस मैं बोल देता हूँ, प्लेस भी रीजनेबल होना जरूरी है। और रीजनेबल क्या है, उसका कोई लॉ में लिखा हुआ नहीं है रीजनेबल क्या है, वो डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट। अलग अलग सिचुएशन में रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है। सर डिलीवरी खर्चे कौन उठाएगा? देखो बेटा, बात ये है, अगर मैं सेलर हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सर देखो, गुड्स 1 लाख रुपए का है, अगर आपको घर तक पहुँचवाना है, अगर मैं आपको घर तक पहुँचवाऊँगा तो 10,000 रुपये और लगेंगे। तो यहाँ पर इन दैट केस डिलीवरी के खर्चे बायर के होंगे, अगर सेलर पे कर रहा है तो वो बायर से रिकवर कर लेगा। आपने मुझे बोला कि सर वो गुड्स चाहिए था, घर तक पहुँचवा दो, मैंने कहा मिल जाएगा साहब। तुमने बोला सर कितने का पड़ेगा, मैंने साहब 1 लाख रुपए। तो आपको मैंने क्या बताया कि डिलीवरी के चार्जेस एक्स्ट्रा है? नहीं बताया तो मान लिया जाएगा कि दिस जो 1 लाख रुपीज़ है ये डिलीवरी के चार्जेस को इंक्लूड करके। तो ये क्या कहते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं डिलीवरी चार्जेस, ये सारे किसको बॉन्ड करने पड़ेंगे? बॉन्ड बाय द सेलर करने पड़ेंगे, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल लिखा हुआ नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल लिखा हुआ नहीं है तो डिलीवरी के सारे खर्चे किसके होंगे? सेलर के होंगे। चाहे डिलीवरी के लिए आपको एडिशनली गुड्स को पैक करना हो, आपने सुना होगा पैकिंग जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी पैकिंग का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट खर्चा हो गया, वो सब सेलर का होगा। लेकिन बायर पे कब शिफ्ट होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही आपने बायर को बता दिया था कि डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कौन सा, डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब बेटा क्या होता है, समझना। आप बायर हो, आपने मुझसे मांगे थे 100, इनकी जो रेट बात हुई थी वो हुई थी 10 रुपीज़ के हिसाब से। आपने 100 मांगे थे, लेकिन जो डिलीवरी हुई है, जो क्या हुई बेटा, डिलीवरी हुई है, वो हुई है कितने की? लेट एग्जाम्पल 80। आपने 100 मांगे थे, डिलीवर हुए हैं 80। दूसरा ऑप्शन, आपने 100 मांगे थे, डिलीवर हुए हैं 120। तीसरा ऑप्शन भी आएगा, चौथा भी आएगा। आपने 100 मांगे, मैंने आपको 80 डिलीवर करा, आप क्या करोगे? कानून कहता है कि यहाँ पर बायर के पास में ऑप्शन है, बायर के पास ऑप्शन है, फर्स्ट
80 आप क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, और मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट फाइनल हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में, उस रेट के हिसाब से आप मुझे क्या कर दो, पे कर दो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, आप पूरा का पूरा क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। आप बोलो सर 100 की बात हुई थी, 80 नहीं लेंगे। तो दोनों ऑप्शन है, आइदर 80 क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट एंड पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और होल गुड्स को आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको अगर 120 डिलीवर कर दिए तो पहला ऑप्शन 100 आप रख लो, 10 के हिसाब से पे कर दो, और जो 20 थे ऊपर वाले उनको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप पूरे 120 रख लो और 10 के हिसाब से मुझे क्या कर दो, पे कर दो। और अगर बात ये होती है कि कई बार गुड्स इस तरीके से पैक होते हैं, उनमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप 100 रख लो वापस 20 भेज दो, वो कंप्लीट एक लॉट में पैक होते हैं। तो वहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप 120 के 120 क्या कर सकते हो बेटा, रिजेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिजेक्ट। तो अगर आपके पास में सिचुएशन हो गया कि मांगा था कम, आ गया ज़्यादा, मतलब कि जितना आपने मांगा था उससे ज़्यादा आ जाए या जितना आपने मांगा था उससे कम आ जाए, तो वेयर सेलर डिलीवर टू बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, बायर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, अगर बायर चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की रेट होगी उसके हिसाब से क्या कर देगा बेटा, पे कर देगा। जहाँ पर अगर मैंने क्वांटिटी आपको लार्जर भेज दी है तो बायर में एक्सेप्ट द गुड्स, बायर गुड्स एक्सेप्ट कर सकता है, कौन सा वाला, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, और रिजेक्ट द रेस्ट, और ही में रिजेक्ट द होल, चाहे तो सारा रिजेक्ट कर दे। और अगर वो सारा एक्सेप्ट करता है तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में रेट फाइनल हुई थी उसके हिसाब से क्या कर देगा, पे कर देगा। अब तुमने मेरे से 100 पीस मांगे थे, रेट क्या थी, 10 रुपीज़। ये जो तुमने 100 पीस मांगे थे ये था प्रोडक्ट का नाम ए, प्रोडक्ट का नाम क्या था बेटा, ए था। अब बाय चांस बाय मिस्टेक क्या हो गया, 50 तो ए के डिलीवर हो गए और 50 डिलीवर हो गए किसके बेटा, बी के। इन दैट केस आप क्या करोगे, कानून कहता है कि रिजेक्ट कर दो, 100 के 100 आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, बात खत्म करो। कि भाई साहब हमने 100 मांगे थे, आपने तो ए के 50 भेजे हैं, बी तो आपने फालतू भेज दिया, हमें नहीं चाहिए। आप चाहो तो पूरा रिजेक्ट कर दो, आप चाहो तो 50 को तो एक्सेप्ट कर लो, 10 के हिसाब से पे कर दो, और रिमेनिंग 50 को आप क्या कर दो, बी वाले रिजेक्ट कर दो। लेकिन सर क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम 50 जो बी का है वो भी एक्सेप्ट कर लें? प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बेटा, रेट को लेके हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेट फाइनल हुई थी वो किसकी हुई थी, ए की। तो रेट को लेके पंगा हो जाएगा। तो लॉ ने साफ साफ बोल दिया ये सारा गुड्स आप रख नहीं सकते हो, क्योंकि तुम बाद में लड़ोगे अमाउंट को लेके, और बाद में कहाँ पहुंचोगे, कोर्ट में। तो कोर्ट ने पहले ही कह दिया, लॉ ने पहले ही कह दिया कि हम आपको ये बोलेंगे ही नहीं कि आप बी के 100 जो 50 आए हैं उसको क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो कानून क्या कहता है, अगर आपने मिक्स कर दिए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के गुड्स, बायर में एक्सेप्ट द गुड्स जो उसके डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहे हैं, एंड रिजेक्ट जो रिमेनिंग है उनको, या चाहे तो सारा का सारा माल रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन सारा माल एक्सेप्ट करने का ऑप्शन तुम्हारे पास लॉ में नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि लास्ट में कि दिस प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू, जो भी आपका बिजनेस का ट्रेंड रहता है, कुछ स्पेशल एग्रीमेंट रहता है, या जो आपस में अगर आप कोर्स ऑफ डीलिंग जो भी तुम आपस में, भाई एक बात हो, तुम फाइनल कर लो ना, तुम एग्रीमेंट बना के फाइनल कर लो, भैया बी के 50 रख रहा हूँ, रेट बताओ, उसने कहा चलो भैया बी की रेट लगा लेंगे 8 रुपये, चलो ठीक है फाइनल हो गया। तो आपस में कंडक्ट के थ्रू आप चाहो तो बदल सकते हो इस लॉ को। ये लॉ जो बना है वो जनरल सेंस में, स्पेशल सेंस में आप चाहो तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बना के। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। आपने 100 मांगे, मैंने कहा भैया 10 अभी लो, 10 कल भेजूंगा, 10 उसके बाद आएंगे, 15 बाद में आएंगे, मतलब कि मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ इंस्टॉलमेंट में। इन दैट केस अगर, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट के बारे में नहीं लिखा गया था, ये जो सेलर भेज रहा है बायर को इंस्टॉलमेंट में, तो क्या बायर को इंस्टॉलमेंट में गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट करना पड़ेगा? तो लॉ कहता है कि भैया मर्जी है तेरी, एक्सेप्ट करना है तो तेरी मर्जी, और चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, और डायरेक्ट क्या बोलेगा, सारा माल लेके आना है तो लेके आ, वरना उठा के ले जा, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं, आपने कुछ एग्रीमेंट में कुछ स्पेशल लिखा हुआ है तो बात अलग है, वरना बायर बाउंड नहीं है कि सेलर यूं टुकड़ों में माल भेज रहा है और बायर उसको क्या करे, एज इट इज एक्सेप्ट करे ना। आप रिजेक्ट कर सकते हो कि भेजना है तो सारा एक साथ भेज,
ये टुकड़ों में हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि गुड्स को इंस्टॉलमेंट में ही डिलीवर किया जाएगा, तो इन दैट केस बायर के पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा। डिलीवरी टू कैरियर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ही आपने कॉमन कैरियर को दिया, जनरली ये मान लिया जाएगा कि ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, जिसके दो एक्सेप्शन होते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के। सर रास्ते में गुड्स डिटोरिएट हो गया, तो डिटोरिएट क्या होता है, जैसे कि आपने मुझसे मांगे गए थे कुछ केमिकल्स, वो केमिकल जब टैंकर्स में आएंगे तो रास्ते में थोड़ा बहुत क्या होता है, वो केमिकल उड़ जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं। तो लॉ कहता है कि जो डिटोरिएट होता है दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये जो सारा लॉस होगा वो बायर को ही बियर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल लिखा हुआ है तो बात अलग है, अदरवाइज तो बायर को ही बियर करना पड़ेगा। और बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, बायर के पास में राइट होता है कि गुड्स को एग्जामिन करने का। अगर आपने मुझसे 100 kg गुड्स मांगा था तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि सर मैंने पैक कर दिया ले जाओ। आपके पास में राइट है कि आप उसको पहले चेक कर सकते हो कि जो पैक किया गया है ये वही है ना जो हमने आपसे मांगा था, और ये पैक किए हुए गुड्स को चेक करना आपका राइट है। और अगर सेलर उसको मना कर दे कि मैं आपको गुड्स नहीं दिखाऊंगा, तो बायर हैज़ ए राइट टू रिफ्यूज द गुड्स। तो इसको हम बोलते हैं कि बायर का राइट है कि गुड्स को क्या करने का बेटा, चेक करने का। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, देखो एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स का ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ द गुड्स का ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है। कानून कह रहा है कि बायर ने, सेलर ने माल भेज दिया, बायर के पास पहुंच गया, तो बायर के उसको फ़ोन करके बोलेगा कि भाई साहब हमें आपका माल पसंद आ गया है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो अगर सेलर ने बायर को माल भेज दिया तो क्या बायर को गुड्स पसंद आ गया, तो क्या बायर सेलर को इन्फॉर्म करेगा, कंपलसरी है या नहीं है? इट इज़ नॉट कंपलसरी। लेकिन अगर पसंद नहीं आया है और सेलर ने जो माल आपको भेजा आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो, तो क्या इस बात की सूचना बायर जो है वो सेलर को देगा या नहीं देगा, या बस रिजेक्ट कर दोगे? तो कानून क्या कहता है कि अगर मैंने आपको गुड्स भेज दिया, सेलर ने बायर को गुड्स भेज दिया, आपको पसंद आ गया, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिफ्यूज़ करना है, रिजेक्ट करना है, तो आपको पहले मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सर रिजेक्ट करना है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा या रिटर्न करना पड़ेगा? रिटर्न नहीं कह रहा हूँ, केवल इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है, वो रिटर्न अपना कौन लेके जाएगा? सेलर लेके जाएगा, अगर माल की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है तो क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस को तो मान लिया जाएगा। मैंने आपको गुड्स भेज दिया, आपने उस गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया, आपने उस गुड्स को यूज़ कर लिया, तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। एक रीजनेबल टाइम तक भी आपने मुझे कुछ बताया नहीं तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूँगा। आपने उसको प्लेज कर दिया, रीसेल कर लिया, यूज़ कर लिया, तो मैं उसकी डिलीवरी मान लूँगा कि आपने उस गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन यहाँ क्या कहता है, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, बायर रिटर्न करने के लिए बाउंड नहीं है। बायर की ड्यूटी केवल और केवल क्या है, उसकी ड्यूटी केवल और केवल क्या, उसको इन्फॉर्म करना, क्या करना, इंटीमेट करना। उसकी ड्यूटी है कि केवल और केवल सेलर को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि भैया ये माल मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, आप आके ले जाओ, मुझे पसंद नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, सेक्शन 44 क्या कहता है, व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, सेलर तो माल बेचने के लिए तैयार है, डिलीवर करने के लिए तैयार है, एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी, और बायर को कह रहा है भाई साहब आओ और माल ले जाओ, बट बायर डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ही इज लाइबल टू द सेलर फॉर द लॉस ओकेजन बाय इज नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू टेक द डिलीवरी। मैंने आपको फ़ोन कर दिया भाई साहब आओ और माल ले जाओ, हमारी तरफ से माल तैयार है, आप 20 दिन नहीं आए, तो 20 दिन मुझे वो गुड्स तो क्या करने पड़ेंगे, प्रॉपर कहीं ना कहीं संभाल के रखने पड़ेंगे, प्रॉपर केयर मुझे करना पड़ेगा। तुम 20 डेज नहीं है तो 20 डेज तो मुझे केयर करना पड़ेगा ना। तो उसको केयर करने पे जो मेरा एक्सपेंडिचर लग रहा है, किसका, सेलर का, गलती किसकी है, बायर की। तो वो जो सेलर है जितना भी उसका एक्सपेंडिचर लग रहा है वो किससे क्लेम कर सकता है बेटा, बायर से क्लेम कर सकता है। तो जो भी रीजनेबल चार्जेस लगे हैं गुड्स को केयर करने के, गुड्स को संभालने के, वो राइट किसके पास में आ जाएगा बेटा, सेलर के पास में आ जाएगा, क्योंकि वो सारा खर्चा वो बायर से क्या करेगा, क्लेम करेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। लेकिन बट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि जितने भी ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, रिवीजन चार्ट दे रखा है, प्लीज़ इनको गो थ्रू करें। ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम में नहीं आते हैं उनको आप छोड़ दीजिए। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्लीज़ लर्न दैम, आप उनको याद करने की कोशिश करें, लिखें, और प्लस जो क्वेश्चन बैंक है एडिशनल तुम्हारे पास उनको पढ़ें ताकि ये टॉपिक कंप्लीटली कवर करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।